एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट कॉन्क्लेव शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत के बजट पर लगातार चर्चा जारी है। और हमारे अगले सेशन के जो मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे वो जोधपुर से जीत की हैट्रिक लगाने वाले, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में तीसरी बार मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप कृपया मंच पर आइए। वर्तमान में संस्कृति और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। अखिलेश जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही देखिए 2017 में कृषि राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी गजेंद्र जी निभा चुके हैं। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा भी वो संभाल चुके हैं। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अखिलेश। और अखिलेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी, तो आप एक बार ईपी चेक कर लीजिएगा। एंड नाउ ओवर टू यू अखिलेश जी। तो शिखर सम्मेलन में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज सुबह से ये मंच जो हमने सजाया है, इसके जरिए बजट को आसान भाषा में आप तक समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप तक बताने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के तमाम काबीना मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, विपक्ष के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अब गजेंद्र शेखावत जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। और गजेंद्र जी, आपके पास कल्चर मंत्रालय है, टूरिज्म मंत्रालय है, तो सबसे पहले आपके मंत्रालय के लिहाज से मैं इस बजट को समझना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या मिला जो आप जनता तक पहुंचाने वाले हैं। ये माइक ले लीजिए सर। धन्यवाद अखिलेश जी। एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बजट को लेकर के इंटेंशनली जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाने की कोशिश की जा रही है, और जैसा चाल चरित्र और चेहरा रहा है विपक्ष का पिछले 10 साल तक, उसी के अनुरूप आचरण करते हुए वो इस बजट में भी निराधार विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके स्पष्टीकरण के लिए आपने ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया। और मुझे लगता है कि दिन भर जो चर्चाएं होंगी मंत्री भी करेंगे, विपक्ष के लोग भी करेंगे। और जब आपके तीखे सवालों के सामने मुझे लगता है कि ये जो विवाद खड़े करने की कोशिश की जा रही है, ये निराधार हो जाएगा, ये निर्मूल हो जाएगा। मैं बजट पर कुछ भी बात करूं उससे पहले एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी थी, तब से लेकर के आज तक सरकार का लक्ष्य स्थिर है। और वो लक्ष्य था, वो लक्ष्य है और वो लक्ष्य रहेगा जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। भारत को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र बनाना, और उसका मार्ग भी तय है। और एक स्पष्ट सोच कि उसका मार्ग गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन के रास्ते से होकर के जाता है। इन सब के जीवन को परिवर्तित किए बिना भारत को सशक्त, संपन्न, समृद्ध देश नहीं बनाया जा सकता। और उसी का इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बजटीय संसाधनों का तदनुसार आवंटन। पिछले 10 साल से यह बजट कंटिन्यूएशन का बजट है। 10 साल लगातार, अब की जो 13वीं बार जो सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, और उससे निर्मला जी ने जो इतिहास बनाते हुए 7वीं बार बजट प्रस्तुत किया, ये बजट एक कंटिन्यूटी के बजट है। वैसे भी सामान्यतया जब सरकार रिपीट होती है, तब चुनाव के वर्ष का पहला जो है आंशिक बजट और उसके बाद का जो है बजट, ये दोनों तो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए ही होते हैं। सरकारें बदल जाती हैं, तब नई बनने वाली सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप कुछ उसमें ट्वीकिंग करके कुछ नया अपने विचार के अनुरूप, अपने सोच के अनुरूप करती हैं। लेकिन देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का और एनडीए को सरकार बनाने का सुअवसर प्रदान किया, इसलिए कोई आमूलचूल परिवर्तन हो ऐसी संभावना नहीं थी। लेकिन टूरिज्म और कल्चर के दृष्टिकोण से मैं अगर देखूं, पिछले वर्ष में जो बजट में जितनी राशि दी गई थी, लेकिन क्योंकि दुर्भाग्य से राज्यों का समुचित सहयोग न मिल पाने के कारण से खर्च उतना नहीं हो पाया था। और आरई में लगभग 1600 करोड़ से कुछ अधिक खर्च ही जो है टूरिज्म मंत्रालय कर पाया था। लेकिन इस बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी ने, मैं अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, कि
पिछली बार से बढ़ा करके बजटीय धनराशि का आवंटन किया है। और उसके साथ साथ में जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव पिछले वर्षों में, चाहे काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद में काशी में टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ने का हो, या उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के बाद में उज्जैन में लगभग 3 लाख टूरिस्ट एवरेज पर डे आने का क्रम प्रारंभ हुआ हो, या जगन्नाथ भगवान के कॉरिडोर बनने के बाद में वहाँ टूरिस्ट जो है की संख्या बढ़ी हो, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी हो, उस अनुभव को संज्ञान में रखते हुए जो दोहरी महत्वपूर्ण हमारे पास में साइट्स हैं, जहां हम डोमेस्टिक ट्रैवलर एज वेल एज इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिस्ट दोनों को आकर्षित कर सकते हैं। और क्योंकि भारत से निकले हुए बुद्ध धर्म की मान्यता रखने वाले लाखों लाखों लोग पूरे विश्व भर में हैं, और लगभग 48 देश ऐसे हैं जहां प्रत्यक्ष रूप से उस बौद्ध मतावलंबी निवास करते हैं, उनके लिए बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए स्थान जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें बोध गया भी है, जिसमें राजगीर भी है। ऐसे स्थानों का विकास जो है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो टूरिज्म के लिए दो तरफा लाभ जो है टूरिज्म सेक्टर के लिए देने वाला है। इसलिए पर्टिकुलर उन प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए भी उनका मेंशन करते हुए भी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। ठीक, वैसे तो ये बोध गया वाली जो बात कह रहे हैं आप, जिस प्रोजेक्ट के लिए बजट में फंड एलोकेट किया गया, इसकी बहुत पहले से दरकार थी। ये शायद ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिलीजियस टूरिज्म पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा जोर है, कुछ खास वजह? देखिए, ऐसा नहीं है। टूरिज्म के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे टूरिज्म के एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे डोमेन हैं, और भारत में क्योंकि रिलीजियम टूरिज्म एक बड़ा विषय है, लेकिन उसके साथ साथ में बुद्धिस्ट टूरिज्म जो है, बुद्धिस्ट साइट से जुड़ा हुआ टूरिज्म भारत के लिए अदरवाइज आल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राजनयिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं देखता हूं कि ये जो है बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस का अपग्रेडेशन को केवल हमको रिलीजियस दृष्टि से देखने के बजाय अन्य दृष्टि से भी, दृष्टिकोण से भी उसको देखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भी जिस तरह से हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो एस्टेब्लिश टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, और वहां भारत में प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के कारण से, डिस्पेंसिबल इनकम बढ़ने के कारण से, पर कैपिटा इनकम जिस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार में 10 साल में दुगने से ज़्यादा बढ़ी है, हमारी एस्पायरेशनल क्लास के पास में एक पैसे, बचत का पैसा इस तरह के एक्सपीरियंस पर खर्च करने का होने के चलते हुए जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, कोविड के बाद में जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म जो है उसने बूम किया है, उसके बाद में हमारे एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस पे बहुत कंजेशन ऐसा महसूस किया जा रहा है, और एक बॉटलनेक बन गया हो जिस तरह की परिस्थिति है। इसलिए हमको नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नए आकर्षण जो है पर्यटन के खड़े करने की आवश्यकता है। और सरकार का जो ये सोच कि हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, हालांकि टूरिज्म इज ए स्टेटलेस सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी हम राज्यों के साथ मिलकर के इस तरह के और डेस्टिनेशंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम हमारे एग्जिस्टिंग जो डेस्टिनेशंस हैं उनको डीकंजेस्ट कर सकें। इसके ऊपर भी हम प्राथमिकता के साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बजट को लेकर आपने इतनी सारी बातें बताई, इतना कुछ किया गया है, आने वाले वक्त में इसका फायदा जनता को मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि दरअसल ये कुर्सी बचाओ बजट है। देखिए, मैंने जहां से शुरू किया, मैं एक बार वहां से भी पीछे जाना चाहता हूं। कल बजट जब घोषित हुआ उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टेबल की गई थी। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में जीडीपी ग्रोथ जो है, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, वो 3.2% तक सीमित रही है, और कोविड के बाद में बड़ी इकोनॉमी सारी जो है 2% के आसपास डोल रही हैं और उससे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। जबकि भारत ने एक बार फिर लगातार अपने आप को सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सिद्ध किया है। 8.2% की ग्रोथ रेट हमने रजिस्टर की। 3 क्वार्टर आउट ऑफ 4, 3 क्वार्टर हम 8% से बाहर रहे। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, सारी दुनिया जहां इन्फ्लेशन से जूझ रही है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इन्फ्लेशन को काबू करके 4 साल के लोएस्ट स्टैंडर्ड पर, जो मीन्स कोविड, प्री कोविड स्टेटस पर लाने में कामयाब हुआ है। जो सरकार ने इंटरवेंशंस किए, चाहे फर्टिलाइजर्स में होंगे, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में होंगे,
या जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से होंगे। इन इनिशिएटिव्स के चलते हम इन्फ्लेशन को काबू रख पाए। इसके अतिरिक्त भी जिस तरह से हमने कैड वर्सेस जीडीपी का जो 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 एस्पेक्ट है वो पिछले वर्ष 2% था, लेकिन पूरी दुनिया में जो है रिसेशन होने के कारण से डिमांड स्क्वीज हुई है, और स्क्वीज होने के बावजूद भी हमारी सर्विस सेक्टर की ताकत पर हमने जो है उसको कम करके और 0.7% पर लाने में कामयाबी प्राप्त की। हाँ। ये जो सारे आंकड़े थे, ये आंकड़े ऐसे थे जिस पर भारत और भारत के 140 करोड़ लोग गर्व कर सकते थे। ये सारे आंकड़े ऐसे हैं जहां दुनिया में भारत की तरफ देखने की दृष्टि में जो है वो और अधिक गरिमा का इजाफा हुआ है। जो बजट आपने रखा है, लेकिन मैं वहीं जा रहा हूं। लेकिन ऐसा हर एक अवसर पिछले 10 साल में उठा करके देख लीजिए, जब जब भारत के लोग गर्व कर सकें ऐसा कोई अवसर आया होगा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, चाहे वो एयर स्ट्राइक होगी, चाहे कोविड के समय में जब सारा देश दुनिया सब खतरे में थे, मानवता का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा था। सर, आप उस समय में हाँ। 1 मिनट में मेरी बात पूरी कर दूं। उस समय में जब भारत ने इतिहास रचते हुए टीका बनाया, उस टीका बनाने के समय विपक्ष कांग्रेस और राहुल गांधी ने किस तरह की टिप्पणियां की थी वो याद करिए। उसके बाद में ऐसा चाहे कोई भी अवसर, जब नया संसद भवन बना होगा, ओलंपिक में भारत ने मेडल जीते होंगे, वही कह रहा हूं, जब भी भारत ने ऐसा कोई अवसर प्राप्त किया, तब उन्होंने इसी तरह की टिप्पणियां की है। नहीं, तो ये उनके आचरण और व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि देश का बजट नहीं है, भेदभाव वाला बजट है। आपने बिहार का, आंध्र प्रदेश का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश को भूल गए, सीटें कम हो गई तो लखनऊ को आप लोग भूल गए। वो कह रहे हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य की जरूरत थी और समर्थन मूल्य आप दे रहे हैं सहयोगियों को। देखिए, मैं इन दोनों विषयों पर भी आपसे बात करना चाहता हूं। जो मैंने कहा कि भारत जब भी कभी गर्व करे तब उसी तरह से उन्होंने इसी तरह से आचरण और व्यवहार किया। जहां तक राज्यों के बीच का विषय है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट, जिस बजट में हजारों की संख्या में एंट्रीज होंगी, हजारों की संख्या में एलोकेशंस होंगे, 80 मिनट के भाषण में क्या आप वित्त मंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो 80 मिनट में सारा सब कुछ पढ़ देंगे? अगर राज्यों की दृष्टिकोण से बात करूं, सरकार ने जिस तरह से डिसिप्लिन जो है वो इकोनॉमी का क्रिएट किया और बनाए रखा, जिस तरह से टाइमली इंटरवेंशन किए, उसके कारण से जो सरकार का रेवेन्यू बढ़ा, अगर किसी एक भी प्रदेश का उठा करके देख लीजिए, कम से कम 1000 करोड़ रुपए से लेकर के और 14-15 हजार करोड़ रुपए तक पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष स्टेट का जो है वो रेवेन्यू शेयर बढ़ गया है। क्या ये बजट क्या और सरकार का कुशल प्रबंधन के कारण नहीं हुआ? क्या उसका लाभ उत्तर प्रदेश को नहीं होगा? कह रहे हैं कि बजट, लेकिन इसके भले ही आंध्र प्रदेश और बिहार का हुआ हो, लेकिन हर राज्य के लिए उसमें प्रावधान है निश्चित रूप से। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। 12 जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई। अब उसमें से तो बिहार और आंध्र प्रदेश में तो एक ही है, बाकी 11 कहाँ हैं? अन्य प्रदेशों में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी है, राजस्थान में भी है। इस तरह से एक एक एंट्री की अगर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद जब बजट पर चर्चा होगी तब ये लोग निरुत्तर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी खिसियाट को निकालने की कोशिश मात्र इसके माध्यम से कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी बहुत नाराज हैं। पश्चिम बंगाल को क्या दिया आप लोगों ने? देखिए, ममता बनर्जी को मुझे लगता है कि उनको, आदरणीय ममता जी को तो नाराज होने का अधिकार ही नहीं है। मेरा जो पुराना मंत्रालय था, जल शक्ति मंत्रालय, उसमें हमने जितना बजट ममता जी को दिया, एलोकेशन दिया, 5 साल तक मैं उसका मंत्री रहा हूं, एक भी बार उसका 25% भी वेस्ट बंगाल स्टेट खर्च नहीं कर पाया। अच्छा, जितने पैसे एलोकेट किए गए यूज भी नहीं कर पाई। सबसे कम प्रगति करने वाला देश में 32 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में जो जल जीवन मिशन का काम चल रहा था, उसमें पूरेस्ट परफॉर्मर स्टेट अगर कोई था तो वेस्ट बंगाल था। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बजट पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन जो बजट एलोकेट किया जाता है उसका इस्तेमाल उनकी सरकार नहीं कर पा रही है। यही स्थिति है। आज की समय में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हो रही है। 195 देशों के प्रतिनिधि भारत में आए हुए हैं और लगभग 2000 के आसपास फॉरेन डेलीगेट्स भारत में। हमने सब राज्यों से कहा कि आप अपने टूरिज्म मिनिस्ट्री का एग्जीबिशन वहां पे करिए, ताकि आपके क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ सके, आपके राज्य में टूरिज्म बढ़ सके, आप अपने टूरिज्म पोटेंशियल को यहां दिखाइए, दुनिया भर के उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आए।
आपको आश्चर्य होगा, वो ममता बनर्जी जी जो बजट को लेकर के शिकायत करती हैं, उनकी सरकार ने लिखित में इनकार कर दिया कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। जिनका ये आचरण और व्यवहार है, वो जो दिया गया है उसको खर्च न करते हुए, न कर पाते हुए, अपनी जो विफलताएं हैं उसका ठीकरा दूसरों के सिर पे फोड़ करके बच निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा उत्तर प्रदेश को लेकर भी है। इसके पहले जो मैं अखिलेश यादव ने जो आप लोगों पर आरोप लगाए उस पर पूछ रहा था। अयोध्या अभी भी आप लोगों के एजेंडे में है ना कि वहां और विकास करना है? देखिए, निश्चित रूप वो से कह रहे हैं कि भूल गए आप लोग, सीटें कम हो गई हैं तो भूल गए उत्तर प्रदेश को। देखिए, अयोध्या राजनीति, अयोध्या और राम, ये राजनीति का विषय उन लोगों के लिए है जो चुनाव में कभी कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ पहन करके और अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो मौसम बदलने के बाद साथ में स्थान बदलने के साथ में अपनी टोपियां बदलते हुए दिखाई देते हैं, ये उनके लिए है। राम हमारे लिए राष्ट्रीय चिति का विषय है, अयोध्या हमारे लिए देश की सांस्कृतिक इतिहास का गौरव का एक केंद्र है। इसलिए वो प्राथमिकता था, वो प्राथमिकता है और वो प्राथमिकता रहेगा। चूंकि आपके पास देश का संस्कृति मंत्रालय भी है, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये बजट से थोड़ा अलग सवाल है। कांवड़ यात्रा को लेकर पिछले दिनों में बहुत विवाद हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। जो फैसला लिया गया था कि दुकानदार नेम प्लेट लगाएंगे अपनी दुकानों के बाहर, आपको क्या लगता है कि ये जरूरी था? ये आपको नहीं लगता गैर जरूरी चीज थी? मतलब आप समावेशी विकास की बात करते हैं, उसमें ये चीजें कहां से आ जाती हैं? मुझे लगता है कि जब एक बार न्यायालय अपनी टिप्पणी कर चुका और सुप्रीम कोर्ट जब जिस विषय पर टिप्पणी कर चुका है, उस पर मेरे स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम इस पर अब टिप्पणी करने की न तो आवश्यकता है और न कोई प्रासंगिकता ही बची है। एक्चुअली विपक्ष जो है, दरअसल वो आप लोगों पर बार बार ये आरोप लगाता है कि जानबूझकर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं जिससे समाज में भेदभाव हो, वोटों का फायदा मिल जाए, ध्रुवीकरण हो। तुष्टीकरण की राजनीति जिन लोगों ने की, जिन्होंने देश को पहले मजहब के आधार पर बांटा, फिर बोली के आधार पर बांटा, फिर अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, फिर ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, फिर अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, वो लोग दूसरों पर बांटने का आरोप लगाएं, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए मित्र। अच्छा गजेंद्र जी, चूंकि आपके आंकड़े बड़े दुरुस्त रहते हैं, डेटा आप भरपूर रखते हैं, अपने पास रिसर्च करते हैं, मुझे ये बताइए, ये मिडिल क्लास जो है और खासतौर पर नौकरी पेशा जो तबका है, ये माना जाता रहा कि ये बीजेपी का पारंपरिक तौर पर वोट बैंक रहा, और उससे बड़ी उम्मीद थी। आज से 10 साल पहले जब आप लोगों की पहली बार सरकार बनी थी, वाजपेयी जी की बात नहीं कर रहा हूं, इस सरकार की मैं बात कर रहा हूं, कि शायद उनको इनकम टैक्स में कुछ राहत मिले। तो आप लोगों ने कहा भी था कि हम टैक्स पेयर का दायरा बढ़ाएंगे, उसके जरिए हम राहत देने की कोशिश करेंगे। उस तरफ कितना आगे बढ़ पाया? चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो थोड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम तो ऐसा लग रहा है कहीं खत्म ही ना हो जाए। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में आज अधिकांश लोग स्विच ओवर कर चुके हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे करके उसी टैक्स रिजीम में सभी लोग रहने वाले हैं। और आपने देखा होगा जो डिफरेंट जो सेगमेंट्स बनाए हैं, 3 लाख तक का, 7 लाख तक का, 10 लाख तक का, 15 लाख, 12 लाख तक का, 15 लाख तक का, निश्चित ही ये जो है इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल है, जहां अधिकतम को लाभ, सर्वजन सुखाय, उसके दृष्टिकोण से आप उठा करके देख लीजिए देश में कितना प्रतिशत टैक्स पेयर है जो 12 लाख से ज़्यादा का एनुअल टैक्स पे करता है। तो जो मिडिल क्लास जिसकी बात करते हैं, जो देश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला सेगमेंट है, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस बजट की अगर मैं बात करूं तो ये रोजगार, एमएसएमई, मिडिल क्लास, इन 3 लोगों को समर्पित, और युवा, इन 4 लोगों को समर्पित बजट है। किसानों के लिए क्या बड़ी बात आपको नजर आती है इस बजट में? क्योंकि बार बार आप लोग कह रहे हैं ना कि विपक्ष के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में देश में, मैं क्योंकि किसान हूं इसलिए, और देश के कृषि मंत्री, राज्य मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला, इस नाते मैं एक बात कह सकता हूं, आज के समय में कृषि क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हम सबके घर पे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, वो हमारे किसान के लिए सबसे बड़ा संकट है। और मैं अभिनंदन करता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी की सोच की गहराई का, कि उन्होंने कृषि क्षेत्र की चर्चा को प्रारंभ इसी के साथ किया कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए ऊपर थ्रस्ट करेंगे। नई वैरायटीज़ डिक्लेयर की जाएंगी ताकि किसान क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के भय से मुक्त हो सके, पहली चीज़। दूसरा, जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज के बाद में भी और अदरवाइज आल्सो, जो हमारी पानी की उपलब्धता है, सिंचाई के सीमित संसाधनों के चलते हुए या जल की सीमितता के चलते हुए हम अपने
क्रॉप्स को कम से कम पानी में कैसे उगा सकें, उसका एकमात्र उत्तर अगर कोई है और किसान का खर्चा जिसके माध्यम से कम किया जा सके, वो नेचुरल एग्रीकल्चर है। और प्राकृतिक खेती पिछले 10 साल में अब टाइम टेस्टेड जो है एग्रीकल्चर पैटर्न है। 2 करोड़ किसान जो इस प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं या अपनाने वाले हैं, उनको उनके उत्पाद के मार्केट करने के लिए प्रॉपर एडिकेट प्लेटफॉर्म्स मिले, इसको स्ट्रेंथन करने की बात सरकार ने कही है इस बजट के माध्यम से। तीसरा विषय, जो वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन, क्योंकि स्वामीनाथन साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमें कोर फार्म इनकम के बजाय एलाइड सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। सरकार का प्रारंभ से उसके ऊपर थ्रस्ट रहा और आगे वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाएंगे, इसकी चर्चा इस बजट में की गई। और इन सबसे आगे बढ़कर के अगर एक सामान्य किसान के नाते मैं सोचता हूं, जो सबसे बड़ा संकट किसान के सामने है वो मौसम की मार है। कभी बेमौसम बरसात, कभी बेमौसम ओलावृष्टि, कभी बरसात न होना, कभी बरसात ज़्यादा हो जाना, कभी तूफान आ जाना। अनेक अनेक कारणों से किसान जिस दिन फसल बोता है उस दिन से लेकर के काट कर मंडी में ले जाता है, तब तक एक भी रात चैन से नहीं सो सकता। मैं जब कृषि मंत्रालय में था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को संरक्षण देने के लिए फसल बीमा योजना लागू की थी। और आज गर्व से कह सकता हूं कि लाखों किसानों को देश में हजारों करोड़ रुपए का संरक्षण उसके माध्यम से मिला। किसान की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो फसल बीमा पे क्रॉप सर्वे है। क्रॉप सर्वे को डिजिटाइज किया जा सकता है, इसके बारे में इतने समय से विचार हो रहा था। इस बजट में 400 जिलों में क्रॉप सर्वे डिजिटाइज्ड हो जाएगा, इसकी घोषणा की गई। मैं ये मानता हूं कि ये कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गेम चेंजर होगा, लेकिन तो क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है? किसानों को आप फिर समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये शंभू बॉर्डर पर बैठे जो किसान है, आप कह रहे हैं फिर से हम दिल्ली जाने को तैयार हैं। देखिए, देश में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनको हर साल में 3 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। कभी मैं आपसे कहूंगा कि एक बार जाकर के थोड़ी समीक्षा कीजिए कि शंभू बॉर्डर पर जो बैठे हैं उनमें से कितना प्रतिशत हैं और कितने प्रतिशत प्रदेशों के किसान हैं। आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। नहीं, मतलब वो किसान नहीं है, फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं कहा किसान नहीं है। हाँ। कितने प्रतिशत किसान हैं और देश भर का किसान क्या इसी दृष्टिकोण से अच्छा, सोचता आप है? कह रहे हैं कि ज्यादा जो किसानों की आबादी है वो खुश है आपकी सरकार से, ये कह रहे हैं? आपके सरकार के उठाए मैं तो कदमों से। आपके ऊपर ही प्रश्न छोड़ रहा हूं, आप एक बार समीक्षा करके देख लीजिएगा, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यूथ पे आता हूं, चूंकि एक बड़ा आरोप आप लोगों पर बेरोजगारी को लेकर भी लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे आप लोगों ने नौकरी के मामले में पूरे नहीं किए। ये बजट उस ओर जाता हुआ दिखता है क्या? क्या रोजगार के अवसर उससे सृजित होंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज एक मिडिल क्लास के आदमी के परिवार में जन्मे बेटे के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेटे या बेटी के लिए क्या है? हायर एजुकेशन की जो कॉस्ट है उसको मीट आउट करना। सरकार ने उसके लिए 10 लाख रुपए सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। पहले सिर्फ इंटरनेशनल पढ़ाई के लिए मिलता था, अब डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए भी सुविधा के साथ में लोन मिलेगा, इसकी घोषणा की है। दूसरा विषय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जिस बात की चर्चा की थी उसको और आगे बढ़ाते हुए हम 20 लाख युवाओं को नई स्किल जो है उसकी ट्रेनिंग दे सकें, इसकी चर्चा बजट में की गई। उससे आगे बढ़ करके एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिवाइज करते हुए 3 नई स्कीम्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ के लिए उन्होंने घोषित की है। और चौथा विषय जो मैं ये मानता हूं कि गेम चेंजर होगा, वो है इंटर्नशिप। 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप देंगे। इंटर्नशिप देश की 500 बड़ी कंपनियों में, कॉरपोरेट हाउसेज में उनको इंटर्नशिप करने का एक्सपोजर मिलेगा। और कंपनीज के ऊपर क्योंकि लोड नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर किसी तरह का वित्तीय भार नहीं है, बिकॉज दे हैव बीन अलाउड टू यूज देयर CSR फॉर इंटर्नशिप, और सरकार भी उसमें इंसेंटिवाइज कर रही है। ऐसी परिस्थिति में देश के 1 करोड़ युवाओं को, मतलब 20 लाख बच्चों को हर साल इन बड़ी कंपनीज में जो है वो एक्सपोजर मिलेगा। उससे उनकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, उससे हमारे स्टार्टअप सिस्टम को, इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। और डिफरेंट कंपनीज में बच्चों को, युवाओं को जब इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा
तो वो आने वाले समय में ग्लोबल कंपनीज में भी और देश की दूसरी कंपनीज में भी उनके एब्जॉर्प्शन के चांसेस जो हैं वो मैनीफोल्ड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो अब की बार का बजट है, मतलब आप लोगों का जोर है स्किल डेवलप करने पे, सीधे नौकरी ना दे पाए लेकिन हम स्किल डेवलप माननीय मोदी जी का नौकरी की बात मैंने कही कि जो है सरकार इंसेंटिवाइज करेगी, वो विषय अलग है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमारे युवा स्वरोजगारी बने, रोजगार जो है एम्प्लॉयमेंट सीकर की जगह एम्प्लॉयमेंट देने वाले बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्पना के साथ में काम किया। मैं एक और विषय जोड़ दूं, जब हमने मुद्रा लोन की बात की थी, आज एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, देश में करोड़ों ऐसे लोग होंगे, कभी आप कहेंगे समय होगा मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं, सुदूर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और मेरे यहां पश्चिम में राजस्थान तक के मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जहां मुद्रा लोन ने तकदीर और तस्वीर बदल दी किसी परिवार की। उस मुद्रा लोन को अब क्योंकि ऐसे युवा काम करने वाले, उनको एक स्केल अप करने की उनको आवश्यकता थी, इसलिए मुद्रा का जो लोन है उसकी लिमिट को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया है। अब 20 लाख रुपए तक का लोन लेकर के जो व्यक्ति मुद्रा का काम करता है, मुद्रा लोन लेकर के कि कोई एंटरप्रेन्योर बनता है साहब, वो अकेले रोजगार नहीं करता, उसके परिवार के साथ साथ में 4 परिवार और उसके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, मैं बिहार की बात करूंगा, चूंकि बजट में इस बार ऐसा लग रहा है कि बिहार के लिए बहार है, तो सवाल मेरा यह है, थोड़ा दूसरे तरीके से मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक पिछड़े राज्य के लिए इतना ज्यादा प्रावधान किया गया कि उसको भी हम विकास की इस दौड़ में बाकी राज्यों के साथ ला सकें, तो इस पर हाय तौबा की स्थिति क्यों नजर आ रही विपक्ष की तरफ से, जो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं? मैंने आपसे उसके बाद तो पहले दिया, यह हाय तौबा की जड़ इस बजट में नहीं है, वो इकोनॉमिक सर्वे में है। वो इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े हैं जिससे भारत के 140 करोड़ लोग गर्व कर सकें, यह हाय तौबा की जड़ वहां से है। वहां जो है एक झटका लगा है, वो झटका जो है इस हाय तौबा में बजट के रूप में, बजट के विरोध के रूप में दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो खाली राजनीतिक विरोध है ये कह रहे हैं आप? अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। मुझे कल कोई पूछ रहे थे, मैंने देखा नहीं। हाँ। मुझे कल एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि राजीव गांधी साहब, वो राहुल गांधी साहब जो है इस बात का आप पर आरोप लगा रहे हैं, जयराम रमेश जी ने भी उसको ट्वीट किया कि ये जो इंटर्नशिप का विषय है, ये आपने हमारे मैनिफेस्टो से लिया है। मैं आज आपसे और आपके दर्शकों से पूछता हूं, अगर आपके मैनिफेस्टो में कोई अच्छी चीज थी हमने ली, हमको धन्यवाद देना चाहिए या विरोध करना चाहिए? नहीं, अच्छी चीज तो जहां से मिले वहां से ले लीजिए, ये तो विद्वानों ने भी कहा है। इस विरोध की आवश्यकता कहां है? हाँ, लेकिन बिहार के नेता भी इसे लेकर खुश नहीं दिख रहे थे। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सभी कह रहे हैं कि भाई ये तो झुनझुना है, सिर्फ विशेष राज्य की बात थी, झुनझुना थमा दिया। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है कि उनको विरोध करना ही पड़ेगा, और ये जो आपने नाम लिए हैं ये उनमें से, उन्हीं में, उसी सूची के लोग हैं जिनको अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, चाहे कोई आधार हो या न हो, इस तरह की टिप्पणियां करनी ही पड़ेंगी। उनकी उस टिप्पणियों का स्वागत करता हूं। हाँ। लेकिन निश्चित ही बिहार के बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो कमिटमेंट था, और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल के समय में जो हमारी सरकार का कमिटमेंट 2014 में था, हम उसके साथ में आज भी खड़े हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस बजट में 2 चीजें मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक बजट युवाओं को समर्पित बजट है, रोजगार को समर्पित बजट है। दूसरा ये बजट, जैसा मैंने कहा, कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात करने वाला है। तीसरा ये बजट जो वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात माननीय मोदी जी ने की है, उसको समर्पित बजट है। 3 लाख करोड़ रुपए के डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो, उसके ऊपर खर्च होंगे। और चौथा विषय जो मैं ये मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एमएसएमई सेक्टर है, जो देश में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करने वाला सेक्टर है, कृषि के बाद में और टूरिज्म से पहले, उस सेक्टर को जिस तरह से जो है हैंडहोल्डिंग करने का काम इस बजट में हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था और भी अधिक गति से दौड़ेगी। बजट हमारा जो लक्ष्य कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जिसे हम फ्रेजाइल 5 से निकाल करके टॉप 5 में लाए हैं, ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी बनाने में कामयाब हुए हैं, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उसको समर्पित और उस दिशा में एक ठोस कदम, एक सशक्त कदम, एक मील के पत्थर के रूप में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, आप इस मंच पर आए और आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। हम लोगों की भी यही उम्मीद है कि इस बजट का देश को फायदा हो, ना सिर्फ अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरे, बल्कि आम लोगों को भी, गरीबों को भी इसका फायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, धन्यवाद आपका।